नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया सी चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी है। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। बट आज जो हम पढ़ेंगे कुछ बैकग्राउंड की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एनसीईआरटी से कुछ अलग की चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर को वैसे हम कल देखेंगे, इसकी जो शुरुआत है वो कल करने वाले हैं। आज हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं, ताकि जब भी हम चैप्टर पढ़ें तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसकी बेसिक चीज़ें भी होती है, जो इसका बैकग्राउंड होता है। पर ये जो कोचिंग वगैरह वाले होते हैं ना, ये पेड वाले हैं ना, उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमें क्या बैकग्राउंड के आज हम बैकग्राउंड देखेंगे। भाई बैकग्राउंड में क्या क्या इवेंट हो रहे थे, इन सब के बारे में एक बार देख लेंगे। तब जब हम इस क्लास को कल पढ़ेंगे तो हमें आसानी से ये समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे जो एनसीईआरटी है ना, आपकी एनसीईआरटी का ये 9वां अध्याय है, 9वां अध्याय है। यहाँ पे बात की गई है समुद्रगुप्त के बारे में, बात की गई है समुद्रगुप्त के प्रस्तियों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल से बात की गई है। तो इसके पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ताकि जब हम इसे पढ़ें तो हमें आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि एनसीईआरटी में ना तो पूरी तरह से डिटेल दे रखी है, और ऐसा भी नहीं कि उस टॉपिक को छोड़ दिया गया है। कुछ चीज़ें दे रखी है जो हमें कन्फ्यूज़ कर देती है। तो हम क्या कर ले, पहली चीज़ें समझ लेते हैं, बाद में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो जाते हैं बैकग्राउंड की ओर। सबसे पहले बात करते हैं, जब गुप्त वंश है, गुप्त वंश उसकी शुरुआत से पहले भारत में क्या चल रहा था। गुप्त वंश की शुरुआत से पहले भारत में राजनीतिक स्थिति क्या थी, कौन रूल कर रहा था, कहाँ पर कौन रूल कर रहा था, और गुप्त वंश है वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना। तो अगर आपको गुप्त वंश की शक्ति के बारे में जानना है, इसके प्रसार के बारे में जानना है, ठीक है, इसके रूल के बारे में जानना है, तो सबसे पहले भारत की स्थिति के बारे में जानना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं 2014 की। 2014 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, मोदी जी है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। अब तुलना है ना 2014 से स्टार्ट होती है कि 2014 से पहले क्या था, 2014 के बाद में क्या हुआ है, यहाँ से तुलना स्टार्ट हो जाती है। तो हम हमेशा देखते हैं कि भाई 2014 से पहले कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से इतना बड़े बहुमत के साथ में मोदी जी है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो हम तुलना किससे करते हैं, इस 2014 से करते हैं कि मोदी से पहले एरा कैसा था, मोदी के बाद वाला जो एरा है वो कैसा है। तो इसी रेफरेंस पॉइंट को मानते हुए गुप्ता से पहले के भारत को जानेंगे। जब हमें गुप्ता से पहले के भारत के बारे में पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा गुप्ता है वो इतना स्ट्रांग कैसे हुआ, गुप्त काल है वो इतना स्ट्रांग शासन काल कैसे हुआ, क्या घटनाएं उस टाइम में देखने को मिली थी, और उससे पहले की स्थितियाँ कैसी थी। तो सबसे पहले गुप्ता के पहले की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है महाजनपद काल के बारे में पता है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ महाजनपद काल के बारे में। उसमें हमने मौर्य वंश के बारे में देखा था। महाजनपद काल के दौरान सबसे जो स्ट्रांग जो राजवंश था, सबसे स्ट्रांग राजवंश था, सबसे मजबूत था, या सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था, वो था मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के बाद में क्या होता है, कब तक चलता है मौर्य वंश। मौर्य वंश चलता है 322 में इसकी स्थापना होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 BCE में इसकी स्थापना की जाती है, और ये चलता है 185 BCE तक, 185 BCE तक ये रूल करता है। इस दौरान अशोक बनता है सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य बनता है, बिंदुसार बनता है। ये पहले के कुछ शासक है वो स्ट्रांग हुआ करते थे। मौर्य के जो पहले के स्टार्टिंग के जो शासक थे वो काफ़ी मजबूत थे। बाद वाले जो शासक है ना वो इतने मजबूत नहीं थे। अब ये बाद वाले मजबूत नहीं थे, इसी वजह से मौर्य का शासनकाल है वो डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि मौर्य वंश है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद वाले शासक थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब मौर्य वंश खत्म हो जाता है, उसके बाद में भारत में एक और वंश देखने को मिलता है। कौन सा वंश देखने को मिलता है, शुंग वंश हमें देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही मौर्य वंश समाप्त होता है, हमारे यहाँ पर शुंग वंश देखने को मिल जाता है। क्या ये महत्वपूर्ण है, जी हाँ ये महत्वपूर्ण है, जानना आपको जरूरी है, क्योंकि इससे आपको लिंक होना आसान हो जाएगा, चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हैं वो चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो अगर मौर्य वंश जैसे खत्म हुआ, उसके बाद में शुंग डायनेस्टी की स्थापना होती है, शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश की स्थापना कब होती है, यह होती है 185 BCE में होती है, और कहाँ तक चलता है ये 75 CE तक चलती है। 185 BCE में इसकी स्थापना, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा पूर्व के बारे में बात कर रहे हैं, ईसा से पूर्व के बारे में बात कर रहे हैं। 75 CE का मतलब होता है कॉमन एरा, यानी कि ईस्वी की बात कर रहे हैं।
मैं कल भी बताया था 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म होता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना है उसे कहा जाता है BCE, बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटना है उसे कॉमन एरा कहा जाता है, CE कहा जाता है। तो यहाँ पर इनका जो रूल चला था वो 185 में स्टार्ट होता है, 75 तक चलता है, 75 CE तक चलता है। ठीक है, यहाँ तक ये है रूल चलता है। किन का रूल चलता है? यहाँ पर सुंग का रूल चलता है। अब ये जो सुंग डायनेस्टी थी, इसकी स्थापना किसने की थी? महाजनपद भी खत्म कर दीजिए। महाजनपद ऑलरेडी कर चुके हैं मैं ना, महाजनपद हो चुके हैं, महाजनपद हो चुके हैं। मौर्य के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है, बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अशोका के बारे में बात कर ली है, सबके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब उसके आगे की बात करते हैं, क्योंकि ये पहले ये चल रहा था महाजनपद काल। ये मान लो 0 ईस्वी से पहले की जो घटनाएं थी, 0 BCE से पहले की घटनाएं थी, उसके बारे में बात कर लिए। अब हम इसके बाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वंश आता है सुंग वंश, उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो सुंग वंश की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? सुंग वंश की जो स्थापना की गई थी वो थी पुष्यमित्र सिंह के द्वारा। पुष्यमित्र सुंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 185 ईसा पूर्व कह सकते हो या BCE कह सकते हो। 185 BC पूर्व इसकी स्थापना की गई थी। पुष्यमित्र सुंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सुंग वंश की, जो कब तक चलता है? 75 CE तक ये राजवंश है वो चलता है। विशेषता क्या थी? हाँ देखो, BCE का मतलब 2 होता है, बिफोर क्रिस्ट भी कह सकते हो, बिफोर कॉमन एरा भी कह सकते हो। अब BC क्यों नहीं कहा जाता है? कुछ लोग हैं इसे BC कहते थे, पर ये है ना एक धर्म के साथ में जुड़ जाते। अगर आप BC कहोगे इसका मतलब आप एक रिलीजन है उसके साथ में इसको जोड़ रहे हो, ईसा मसीह के जन्म के साथ में जोड़ रहे हो। इस वजह से इसका ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। इस वजह से बिफोर कॉमन एरा का यूज किया जाता है, BCE का यूज किया जाता है। पहले लोग BC का यूज करते थे, बट अब लोगों ने BCE का यूज करना बंद कर दिया है, उसके स्थान पर BCE का यूज किया जाता है। ठीक है, आप BCE लिख के आना, आप कहीं पे भी लिखो BCE लिखना, क्योंकि अगर आप BC लिखते हो मतलब एक धर्म के साथ में इसको जोड़ रहे हो, ईसाई धर्म के साथ में इसको जोड़ रहे हो, तो आपको किसी धर्म के साथ में लिंक नहीं करना है, आपको BCE लिख के आना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये था पुष्यमित्र संघ। उसके बाद में सुंग वंश की स्थापना होती है। सुंग वंश की अगर विशेषताओं के बारे में बात करें तो क्या विशेषता देखने को मिलती है? सबसे पहली विशेषता थी कि सुंग वंश के दौरान ब्राह्मण धर्म कौन सा था? ब्राह्मण धर्म यानी कि सनातन धर्म। ब्राह्मण धर्म यानी कि सनातन धर्म को बढ़ावा मिलता है। इससे पहले जितने भी राजा बने थे, इससे पहले कौन थे? मौर्य थे। मौर्य किसको बढ़ावा देते हैं? बुद्धिज्म को बढ़ावा देते हैं। मौर्य है वो बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते हैं। मौर्य बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते हैं। सुंग जैसे शासक बनता है तो सुंग किसको बढ़ावा देता है? बुद्धिज्म को हटाकर ये बढ़ावा देता है हिंदुइज्म को। जी, एक आवर का 1 क्लास ज़्यादा हो सकता है, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो है ना अपने सुंग वंश का स्थापना हुई थी, तो ये पुष्यमित्र सुंग था, वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देता है। ब्राह्मण धर्म को उस टाइम में हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है, ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देता है, या फिर सनातन धर्म को है वो बढ़ावा देता है। कौन बढ़ावा देता है? वो बढ़ावा देता है पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, ये जो पुष्यमित्र सिंह था, ये मौर्य का जब मौर्य का रूल चल रहा था, मौर्य का शासनकाल चल रहा था, इस दौरान ये कौन थे? ये थे एक सेनापति थे। मौर्य के काल में सेनापति थे। कौन सेनापति थे? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग है, ये मौर्य के शासनकाल के दौरान एक सेनापति हुआ करते थे। किसके सेनापति थे? मौर्य के सेनापति हुआ करते थे। बाद में मौर्य को हटा देते हैं और ये खुद किंग बन जाते हैं। ये ब्राह्मणों को बढ़ावा देते हैं, ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देते हैं, और बुद्धिज्म पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। कुछ हद तक बुद्धिज्म पर ये अटैक भी कर देते हैं। कुछ किताबें हैं उसमें देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र सुंग है, जब वो शासक बनते हैं तो वो बुद्धिज्म को टारगेट भी करते हैं। जैसे अशोका के द्वारा हिंदू मतलब बुद्धिज्म पर फोकस किया गया था, उसका प्रसार किया गया था, वैसे ही पुष्यमित्र सुंग के द्वारा बुद्धिज्म को टारगेट भी किया गया था। ठीक है, हिंदू धर्म को प्रमोट किया गया था पुष्यमित्र सिंह के द्वारा। अब यहाँ पे राजधानी कहाँ थी? जब पुष्यमित्र सुंग है वो राजा बनता है, ये अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करता है? तो राजधानी है ये पाटलिपुत्र को ही रखता है। राजधानी कहाँ रहती है? इसकी राजधानी है वो पाटलिपुत्र ही रहती है। इससे पहले भी मौर्य डायनेस्टी थी, तब भी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी।
पहले राजगृह थी, राजगृह को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र में ले गई और बाद में है ये मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र रही। मौर्य काल के समाप्ति के बाद में जब सुंग डायनेस्टी आती है तो वो भी अपनी कैपिटल है वो कहाँ रखते हैं, अपनी कैपिटल है वो पाटलिपुत्र में ही रखते हैं। इस दौरान पाटलिपुत्र को विदिशा भी कहा जाने लगा था, पाटलिपुत्र को विदिशा भी कहा जाने लगा था। अब आप कहोगे विदिशा तो एक दूसरा शहर भी था, जी हाँ, पर पाटलिपुत्र को भी विदिशा कहा जाने लगा था। इस समय पाटलिपुत्र को भी विदिशा कहा जाने लगा था। इसके बाद में एक और वंश देखने को मिलता है, कौन सा, कणव वंश। हमने पहले सुंग वंश के बारे में बात की, कब से स्थापना होती है, 185 BC में सुंग वंश की स्थापना हो जाती है। सुंग वंश की समाप्ति के बाद में एक वंश देखने को मिलता है, कौन सा वंश, कणव वंश हमें देखने को मिलता है। सही डायरेक्शन में समझाइए सर जी, सही डायरेक्शन में कैसे, अच्छा सही डायरेक्शन में समझाए हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। देखो मौर्य वंश है वो खत्म हो चुका है, मौर्य के वंश के बाद में एक वंश देखने को मिलता, सुंग वंश देखने को मिला था। सुंग वंश है वो यहाँ पे चल रहा था, पुष्यमुत्र सुंग है उसके किंग बनते हैं, पहले रूलर बनते हैं। कब तक चला था, 185 से 75 BCE तक चलता है। किसको बढ़ावा देता है, ब्राह्मण धर्म को ये बढ़ावा देता है, ब्राह्मण धर्म को ये बढ़ावा देता है। मैं धीरे धीरे सारे वंश पे आ रहा हूँ ना, तो अब सुंग वंश है वो खत्म हो जाता है, धीरे धीरे 75 पे सुंग वंश है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद में एक वंश हमें देखने को मिलता है, कणव वंश, कणव वंश में देखने को मिलता है। अब देखो आप जब सेल्फ स्टडी करने बैठोगे या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे होगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक जगह हमें सुंग वंश देखने को मिलेगा, सुंग के साथ में हमें सातवाहन भी देखने को मिल जाएगा, सातवाहन के साथ में हमें कणव भी देखने को मिल जाएगा। तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे को कि भाई ये साथ साथ कैसे चल रहे हैं। तो जैसे मैं आपको एक उत्तर देके समझाता हूँ, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि हमारे अब सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लो बीजेपी का रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी का अभी रूल है। अब यूपी में बीजेपी का है बट कर्नाटक में बीजेपी नहीं है ना, कर्नाटक में बीजेपी नहीं है, तो कर्नाटक में किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई है, कहीं पे तो कांग्रेस का रूल है। तो वैसे ही सुंग शासन है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, एक कहीं छोटे भाग पर तो सुंग था, पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुआ था, कहीं पे तो सुंग है वो देखने को मिला था। तो जब सुंग के बाद में कणव देखने को मिलेगा तब भी सुंग है वो कहीं तो देखने को मिलेगा। तो जब आप कोई बुक पढ़ रहे होगे हिस्ट्री की तब आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, तब आप कंफ्यूज हो सकते हो। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन भी आएगा कि मैंने तो बताया था भाई सुंग खत्म हुआ तभी कणव देखने को मिला था, नहीं ऐसा नहीं है, कहीं तो उसका रूल रहा हो तो पूरी तरह से तो खत्म हुआ नहीं था। मेन बात कर रहे हैं कि भाई मेन रूलर कौन है, पूरे इंडिया पे रूल कौन कर रहा है, इंडिया इन द सेंस कि ज्यादातर भूभाग पर रूल कौन कर रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। अभी जैसे कि पीएम कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी है, फिर राज्यों में कोई भी हो वो फर्क नहीं पड़ता है, स्टेट में कोई भी सीएम बने उससे फर्क नहीं पड़ता है, मुख्य फर्क तो पड़ना चाहिए कि राज्य में सेंट्रल में कौन है, किसकी सरकार है। तो वैसे ही कि सेंट्रल में कौन दमदार था उसके बारे में बात की जा रही है। तो सुंग वंश जैसे खत्म होता है, ठीक है, वहां पर एक वंश देखने को मिलता है कणव वंश, हम लिख लेते हैं कणव वंश के बारे में। अब इनके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन है, आप बोलोगे नहीं इसके बारे में डिटेल में बताओ, कितने शासक थे, क्या क्या इन्होंने काम किया था। सुंग वंश के बारे में तो फिर भी ठीक है इन्फॉर्मेशन है, कणव वंश के बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। और ऐसा नहीं भाई यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछेगा कि कणव वंश के बारे में 250 शब्दों में लिखो मेंस में, नहीं भाई ऐसा नहीं पूछा जाएगा कणव वंश के बारे में, क्योंकि यूपीएससी के पास में पूछने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो डायरेक्ट वो कणव वंश से सारी क्वेश्चन पूछ दे ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो कणव वंश के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना कि इन्होंने रूल किया था 73 सी से इनका रूल स्टार्ट होता है, 73 ईस्वी से इनका रूल स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, 28 ईस्वी तक। 73 माइनस वाला है BCE से स्टार्ट होता है और 28 BCE तक इनका रूल चलता है। तो आप अभी मैंने क्या बोला था, यही तो बात मैंने की थी। तो ये देखो 185 से 75, 185 BCE से 75 CE तक सुंग वंश चल रहा है। अभी सुंग वंश चल भी रहा है, इसी के साथ साथ में हमें कणव वंश देखने को मिल गया, क्योंकि कणव वंश कब से देखने को मिल रहा है, 73 BCE से 28 BCE में हमें कणव वंश देखने को मिल रहा था। यानी कि जिस दौरान ये चल रहा था उसी दौरान हमें ये वंश भी देखने को मिल जाता है। तो अब आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि दोनों वंश एक साथ कैसे चल रहा है, इसी वजह से मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था भाई दोनों वंश है वो एक साथ चल रहे थे, कणव है सुंग है। अब ये जो भारत का समय था ना, मौर्य के बाद में गुप्त से पहले, यहाँ पे ये मौर्य है, यहाँ पे मौर्य है और यहाँ पे गुप्त है, इसके बीच की जो टाइम फ्रेम थे ना
ये इतनी गड़बड़ थी कि यहाँ पे 10-10 जने हैं वो रूल कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर 10-10 जने रूल कर रहे हैं, क्योंकि कोई स्ट्रांग रूलर था नहीं। एक और उदाहरण देके समझा देता हूँ। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद में राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं। उसके बाद का जो काल है ना, प्रधानमंत्री बन रहा था कोई भी 10-10 दिन प्रधानमंत्री रह रहे थे। प्रधानमंत्री बन रहा है, हट रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, हट रहा है, 10-10 पार्टी मिलकर प्रधानमंत्री बना रहा है, कोई भी क्लियर मेजोरिटी नहीं ला रहा था। तो ये पूरा जो काल था ना, ये गड़बड़ घोटाले का काल था। कभी कौन बन रहा है, कभी कौन बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री, किसी को आइडिया भी नहीं कि इस टाइम में हो क्या रहा था। सेम ऐसे देखने को मिलता है। मौर्य वंश खत्म हो जाता है, कोई स्ट्रांग रूलर बचता नहीं है, और गुप्त वंश से पहले ये जो बीच का काल था ना, यहाँ पे 10-10, 15-15 रूलर हमें देखने को मिल जाता है। छोटी छोटी जगह पर, गांव गांव में एक अलग से राजा देखने को मिल जाता था। इस वजह से ये जो साल पूरा काल था बीच का, ये गड़बड़ घोटाले का काल था। इसी वजह से मैं कह रहा था कि भाई हम बैकग्राउंड क्यों देख रहे हैं। बैकग्राउंड इसलिए देख रहे हैं कि जब गुप्त वंश हमारे सामने आएगा, ये पूरा तो गड़बड़ घोटाले का काल था, पर इसके सामने जब हमें कोई स्ट्रांग रूलर देखने को मिलेगा तो पूरा जो देश है उसको फॉलो करने लग जाएगा। जैसे ही कि भाई बीजेपी 2014 से पहले जो काल था उसमें इतनी स्ट्रांग सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी पर वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है भाई, मिली जुली सरकार थी, स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के पास में था नहीं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री अच्छे थे लेकिन वो काम सही से कर नहीं पा रहे थे, तो मिली जुली सरकार थी, भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लग रहे थे। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी का वो छवि सामने आती है और वो सरकार बनाते हैं, तो मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाती है और पूरा देश उनके पीछे पड़ जाता है। तो ये फर्क देखने को मिलता है। तो इसीलिए भी मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि जब जब कोई स्ट्रांग रूलर आएगा तो स्ट्रांग रूलर तभी आ पाएगा जब पूरे देश में ऐसी खाली स्थान देखने को मिलेगा। आपको है ना, ये भाई जगह पड़ी है, अब ये गड्ढा देखने को मिलेगा तभी आप इसे भर पाओगे। अगर ये गड्ढा भरा हुआ है तो आप इसे कैसे भरोगे? तो गड्ढा देखने को मिलेगा तभी आपको इसको भर पाओगे। तो ये जो मौर्य और गुप्त है, इसके बीच का जो गड्ढा था ना, इसको गुप्त के द्वारा भरा गया था। इसी वजह से गुप्त है वो इतना स्ट्रांग देखने को मिला था। अब आप है ना कोई ये नेगेटिव कमेंट मत करना कि भाई बार बार पॉलिटिकल पार्टी के एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो, कांग्रेस को क्यों बुरा बोल रहे हो, बीजेपी को क्यों बुरा बोल रहे हो। मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना, ना तो कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है। जस्ट नेगेटिव कमेंट मत करना, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी ये चल रहा था कण्व वंश शासक बनता है। कण्व वंश का स्थापना होती है, कब होती है साल हमने देख लिया था, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। इसके एक राजा का नाम याद रखना, इनके एक राजा थे वासुदेव कण्व, इनके किंग का नाम था वासुदेव कण्व। इनका नाम हो सके तो याद कर लो, इनका नाम हो सके तो याद कर लो। शुंग वंश के बाद में कण्व वंश हुआ था। कण्व वंश के एक फेमस शासक थे, कण्व वंश के एक फेमस रूलर थे जिनका नाम है वासुदेव कण्व। जी सर, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमारा जस्ट काम है समझना। तो वासुदेव कण्व है, ठीक है, वासुदेव कण्व है वो प्रसिद्ध शासक होते हैं। किसके प्रसिद्ध शासक होते हैं? कण्व वंश के। हर परिवार में एक फेमस आदमी होता है ना। मान लीजिए आपके परिवार में आप फेमस होने वाले क्योंकि आप आईएएस बनने वाले हो, इससे पहले आपके परिवार में कोई इतने बड़े पद पे गया नहीं था। तो ये जो वासुदेव कण्व था ना, ये इसके परिवार का एक फेमस बंदा था। हालांकि दमदार इतना ये भी नहीं था, ऐसा नहीं कि ये बहुत स्ट्रांग था, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा था या फिर अशोका जैसा था, नहीं, पर इसके परिवार में ये स्ट्रांग था। इस वजह से इसके नाम को हम याद कर रहे हैं, ठीक है जी। बट ये थोड़ा कमजोर शासन काल था, इसने ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं था, कुछ समय तक रहा और फिर खत्म हो गया। अब कण्व के बाद में नेक्स्ट कौन सा वंश आता है? नेक्स्ट आता है सातवाहन वंश। वासुदेव कण्व, राइट। कण्व के बाद में नेक्स्ट आता है सातवाहन वंश। अब सातवाहन आपको कंफ्यूज करेगा, सातवाहन वंश अब कंफ्यूज क्यों करेगा? बिकॉज सातवाहन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? ये जो है ना मौर्य के जस्ट बाद में स्टार्ट हो जाता है। मौर्य टाइम में हमें 3 डायनेस्टी देखने को मिलती है, क्योंकि ये मैं भारत का मैप बना देता हूँ। ये भारत है हमारा, ठीक है, मैप गलत बन सकता, प्लीज़ टारगेट मत करना। ये भारत है, यहाँ तक है ना, ये मौर्य का कब्जा है, ये पूरा भारत है, यहाँ पे मौर्य का कब्जा है, इतना पूरा भारत है। यहाँ पे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे मौर्य का कब्जा है। यहाँ पे देख लो श्रीलंका पर भी मौर्य का कब्जा है, यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह है, इन पर भी मौर्य का प्रभाव है। बट ये जो पीछे छूट जाता है, क्या छूट जाता है? कर्नाटक पीछे रह जाता है, केरल पीछे रह जाता है, तमिलनाडु रह जाता है और आंध्र प्रदेश रह जाता है। यहाँ पे 3 राज्य देखने को मिलते हैं। कब हम बात करें मौर्य टाइम की, मौर्य के समकालीन बात करें कि मौर्य के समय की बात करें, तो यहाँ पे 3 राजवंश देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर और पांडे देखने को मिलते हैं। कब देखने को मिलते हैं? जब भारत पर मौर्य का शासन था, ज्यादातर भूभाग पर मौर्य का शासन था। जब तब साउथ इंडिया में पूरे भूभाग पर, मोस्ट ऑफ जो इंडिया था वहां पर किसका शासन था? मौर्य का शासन था। तब एक भूभाग था
वैशेषिक दर्शन की व्यवस्थापक कणद थे, उनका पूरा नाम क्या था? वैशेषिक दर्शन कैसे, मैं समझा नहीं। अच्छा, दर्शन शास्त्र का पूछ रहे हो? मैसेज में कर दीजिए, मैसेज में कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। मेरे को अभी समझ नहीं आया क्वेश्चन, एक बार मैसेज में कर दीजिए, मैं क्लास खत्म करके इसका समझा दूंगा, है ना। तो ये पूरे भूभाग पर किसका कब्जा है? ये मौर्य का कब्जा है। तो बट साउथ इंडिया है वो पीछे छूट जाता है। पूरे भूभाग पर किसका कब्जा है? मौर्य का कब्जा है। बट एक जगह पीछे छूट जाती है, कौन सी है? वो साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में इस टाइम क्या चल रहा था? संगम काल चल रहा था। साउथ इंडिया में संगम काल चल रहा था, और संगम काल में 3 रूल थे। संगम काल में 3 राजाओं के रूल थे। किस किस के थे? एक था चोल का, एक था चेर का, और एक था पांडे का। ये तीनों है वो साउथ में रूल कर रहे थे। तो मौर्य के समकालीन ये थे। अब मौर्य यहाँ पे खत्म हो गया है, और यहाँ साउथ में चोल चेर पांडे अभी भी चल रहे हैं, अभी भी खत्म नहीं है, थोड़ा थोड़ा इनका वर्चस्व देखने को मिल रहा है। कब? मौर्य के खत्म के बाद में शुंग आ रहा है, तब भी चोल चेर पांडे देखने को मिल रहे। शुंग के बाद में कण्व आ रहे, तब भी चोल चेर पांडे देखने को मिल रहे। वर्चस्व थोड़ा कम हो गया है, बट साउथ में ये देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक डायनेस्टी आती है, सातवाहन डायनेस्टी। यहाँ पे एक रूल देखने को मिलता है हमें, किसका? सातवाहन का। सातवाहन का। अब ये सातवाहन कहाँ देखने को मिलते हैं और कंफ्यूज क्यों करते हैं? क्योंकि सातवाहन का है ना रूल है वो साउथ में भी देखने को मिलता है। सातवाहन का रूल हमें साउथ में भी देखने को मिलता है, सातवाहन का रूल हमें नॉर्थ के भी कुछ भूभाग पर देखने को मिलता है। ये गुजरात देख लो, महाराष्ट्र देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, ये इस रीजन में हमें सातवाहन डायनेस्टी का वो रूल देखने को मिलता है। स्थापना कब होती है? ये 1st सेंचुरी में स्थापना करते हैं, मतलब 1st BCE में। 1st BC मतलब BC नहीं, 1st CE में इनकी स्थापना होती है। ईसा मसीह के जन्म के जस्ट बाद में इसकी स्थापना होती है। ईसा मसीह के जन्म के जस्ट बाद में इनकी स्थापना होती है, यानी कि पहली ईस्वी में इसका स्थापना होती है। पहली ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। किसकी? सातवाहन वंश की। अब जो सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी, ऊपर कौन रूल कर रहा है? शुंग और कण्व कर रहे हैं। नीचे कौन कर रहे हैं? चोल चेर पांडे कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में आ रहा है सातवाहन। सातवाहन थोड़ा मजबूत होना स्टार्ट कर देता है। सातवाहन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना वो प्रारंभ कर देता है, क्योंकि सातवाहन को टक्कर देने के लिए कोई इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं। सातवाहन को टक्कर देने के लिए कोई मजबूत शासन था नहीं। चोल चेर पांडे स्ट्रॉन्ग थे, बट वो लिमिटेड थे। चोल चेर पांडे मजबूत शासन थे, बट वो लिमिटेड एरिया में थे, यहाँ तक सीमित थे। ऊपर में शुंग और कण्व थे। शुंग शासनकाल है वो मजबूत था, परंतु शुंग है वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। शुंग शासनकाल स्टार्टिंग में मजबूत था, पर बाद वाले जो शासक है वो कमजोर आए, तो शुंग काम कर नहीं पाए। ठीक है। उसके बाद में कण्व में इतना दम था नहीं, तो सातवाहन है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगे। अब सातवाहन के प्रमुख शासक कौन थे? मतलब प्रमुख शासन का मतलब है कि कौन सा शासक था जिसने सातवाहन को सबसे ज्यादा फैलाया था। तो इसमें जो प्रमुख रूलर थे उनका नाम था गोमती पुत्र सातकर्णी। गोमती पुत्र सातकर्णी, मैं सही भाषा में लिख देता हूं, आपको वर्ड दिखेगा नहीं अभी। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश प्रमुख रूलर कौन से थे? गोमती पुत्र सातकर्णी। इसको ये ऐसे आएगा ना, स ये आएगा, एक बार बता देना, स वाला यही आएगा ना, सातकर्णी, यही स आएगा ना, गोमती पुत्र सातकर्णी। अब ये जो गोमती पुत्र सातकर्णी है, ये इसके प्रमुख रूलर थे, और ये महत्वपूर्ण रूलर भी है। इनके बारे में याद भी रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर भी है। इनका वर्चस्व भी आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी जरूर, थोड़ा डिटेल में भी इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थी ये गोमती पुत्र सातकर्णी। अब गोमती पुत्र सातकर्णी है, इनका वर्चस्व हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? पश्चिमी भारत में इनका वर्चस्व हमें पश्चिमी भारत में भी देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में भी इनका वर्चस्व हमें देखने को मिल जाता है। दक्षिण भारत में कहाँ? आप देख सकते हो कि इनका वर्चस्व है वो कर्नाटक तक चला गया था। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक इनका वर्चस्व है, वो आज का जो आंध्र प्रदेश है वहां तक इनका वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। इसको लिखते चले, ओके मैं लिखता चलूँ, ठीक है। ये देख लो, गोमती पुत्र सातकर्णी के बारे में बात करें। अच्छा, आपके लिखते ऐसे बोल रहे हो क्या? ये बात करूं, गोमती पुत्र सातकर्णी के बारे में बात कर रहे हैं। इनका वर्चस्व कहाँ देखने को मिल रहा है? पश्चिमी भारत में इनका वर्चस्व देखने को मिलता है, साथ ही साथ में इनका दक्षिण भारत में भी, दक्षिण यहाँ पे दक्षिण है वाली, दक्षिण भारत में भी इनका वर्चस्व हमें देखने को मिल जाता है। दोनों जगह इनका वर्चस्व हमें देखने को मिल जाता है। कितने भूभाग पर इन्होंने कब्जा किया था? अगर भूभाग की कहे तो आप ये देख सकते हो मैप में, यहाँ तक देख लो, ये महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ हिस्सा राजस्थान का, कुछ मध्य प्रदेश का, यहाँ तक इनका रूल था सातकर्णी का।
काफ़ी महत्वपूर्ण भूभाग पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, काफ़ी जगह पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, काफ़ी महत्वपूर्ण ये शासक माना जाता है। इस दौरान हमें चीज़ क्या देखने को मिलता है? अच्छा आप लिख लो, क्या अभी मत लिख लो, अभी मत लिख लो, एक बार है ना रिकॉर्डेड क्लासेस सुन लेना, अभी लिखने बैठोगे कन्फ्यूज हो जाओगे, अभी एक बार सुनने पर ध्यान दो, ठीक है? अभी मत लिख लो, एक बार पढ़ाने दो, इसका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो देख लेना, रिकॉर्डेड होता है ना उसको देख लेना, ताकि है ना आप कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस भूभाग पर इसका कब्जा था। अब एक चीज़ और भी है, अभी तक इसकी राजधानी कहाँ है? अभी तक भारत की राजधानी है, यानी कि सेंटर पॉइंट कहाँ है भारत का? सेंटर पॉइंट है उत्तर भारत में। सेंटर पॉइंट कहाँ पर? उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में भी कहाँ? बिहार में। बिहार में पाटलिपुत्र, बिहार में पाटलिपुत्र है वो महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं आपसे अलग से एक पेज भी बता देता हूँ। अभी तक हम क्या नोटिस कर रहे थे कि अभी तक हमारे जो पूरा वर्चस्व देखने को मिलता था वो हमें पाटलिपुत्र या फिर बिहार में देखने को मिलता था। जो भी शासक बन रहा था वो इस पे कंट्रोल करना चाहता था। आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में भी जो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो यूपी को फोकस करता है, क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं, उसको टारगेट करता है। तो उस टाइम में भी क्या था कि जो भी रूलर बनना चाहता था वो पाटलिपुत्र को टारगेट करता था, बिहार को टारगेट करता था। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र है, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे हुआ करते थे, काफ़ी प्रसिद्ध सिटी थी, रिसोर्सेज अच्छे थे, इस वजह से वो अपनी राजधानी यहाँ रखना चाहते थे। परंतु सातकर्णी के टाइम में ये चेंज हो जाता है। सातकर्णी के टाइम में जो राजधानी है और जो राज्य है वो महाराष्ट्र आ जाता है। सेंटर पॉइंट क्या बन जाता है? महाराष्ट्र बन जाता है। अभी तक बिहार था, बट यहाँ से है वो पूरा शिफ्ट ले लेता है, शिफ्ट लेके महाराष्ट्र में आ जाता है। पूरी पॉलिटिक्स, यहाँ तक की जो पॉलिटिक्स थी, पूरी राजनीति थी, वो चेंज हो गई थी। आज के टाइम में अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं कि पूरा फोकस है वो यूपी से शिफ्ट होके कहाँ चला जाए? तमिलनाडु पर चला जाए। प्रधानमंत्री का फोकस है वो उत्तर प्रदेश को शिफ्ट करके, उत्तर प्रदेश को छोड़ के तमिलनाडु पे चला जाए। इसका मतलब है कि पूरी पॉलिटिक्स है वो चेंज हो चुकी है। तो ऐसा ही देखने को मिला था सातकर्णी के टाइम में। सातकर्णी ने नॉर्थ इंडिया को टारगेट करना छोड़ दिया, वो कहाँ आगे महाराष्ट्र पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र पे फोकस किया और आसपास के राज्यों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने यूपी पे टारगेट क्यों नहीं किया, बिहार पे क्यों नहीं किया? क्योंकि सारे राजा तो वहाँ पर कर रहे थे। तो सातकर्णी को ऐसा क्यों लगा कि भाई दूसरी जगह टारगेट करना है? क्योंकि सातकर्णी जो पहली बार रूल किया था उन्होंने वेस्ट इंडिया से स्टार्ट किया था, महाराष्ट्र से इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर इनको लगा कि भाई मैं अगर साउथ से, मतलब मेरे को साउथ को कब्जा करना है ना, नॉर्थ का कोई भी रूलर है वो साउथ पे कब्जा नहीं कर पाया था। नॉर्थ इंडिया का कोई भी रूलर है, मतलब कोई भी राजा है वो साउथ इंडिया पर यानी कि दक्षिण भारत पर कब्जा नहीं कर पाया था। सातकर्णी को लगा कि अगर मेरे को दक्षिण भारत पर कंट्रोल करना है तो मेरे को जो रूल है वो यहीं से स्टार्ट करना होगा। आप बाद की भी एग्जाम्पल देख सकते हो और अभी के भी एग्जाम्पल देख सकते हो। अभी बीजेपी है वो साउथ इंडिया पे रूल नहीं कर पा रही है। उस औरंगजेब है वो बहुत कोशिश कर रहा था साउथ इंडिया पे रूल करने का, बट वो नहीं कर पाया था। तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों पर एक साथ रूल करना पॉसिबल नहीं होता है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये भारत का मैप है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, ऊपर है यूपी बिहार। इससे पहले सातकर्णी से जो पहले जितने भी रूल, मतलब जितने भी राजा आए थे, जितने भी वंश आए थे, मौर्य वंश आया था, शुंग वंश आया था, कणव वंश आया था, जितने भी वंश आए थे वो कहाँ पर रूल कर रहे थे? वो कर रहे थे हमारे उत्तर भारत पर रूल कर रहे थे। उनका फोकस भी कहाँ पर था? उत्तर भारत पे था। उनकी राजधानी भी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। और राजवंश कहाँ था? वो था बिहार में। तो उनका पूरा ध्यान था वो उत्तर भारत में था। बट सातकर्णी जैसे राजा बनते हैं, यानी कि सातवां वंश प्रारंभ होता है, वो अपना सेंटर पॉइंट है वो उत्तर भारत को हटा के दक्षिण भारत पर ले आते हैं, यानी कि पश्चिमी भारत पर लेके आ जाते हैं। यहाँ तक महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं और फोकस है वो साउथ इंडिया पे कर देते हैं। तो आज दिन तक जितने भी रूलर बने हैं, अंग्रेजों को छोड़ के जितने भी अधिकारी बने हैं, जितने भी रूलर बने हैं, वो कोई भी पूरे भारत पर एक साथ कब्जा नहीं कर पाया है। औरंगजेब भी साउथ इंडिया पे नहीं कर पाया था, अकबर भी साउथ इंडिया पे नहीं कर पाया था। उसके बाद आज भी देख लो, आज भी बीजेपी है वो पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर चुकी है। पूरे भारत में उसकी पार्टी बन चुकी है। राज्य हर एक राज्य में बन सकती है, तमिलनाडु में नहीं बनी है, केरल में नहीं बनी है। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। साउथ की पॉलिटिक्स है वो नॉर्थ की पॉलिटिक्स से हमेशा अलग रही है। ये आज की बात नहीं है, ये सदियों की पुरानी बात है। इन दोनों की पॉलिटिक्स हमेशा अलग रही है। अब सातकर्णी यहाँ पे बैठा है, सातकर्णी अपने रूल को फैला रहा है। सातकर्णी ने एक चीज़ अलग क्या की थी, ये अपना व्यापार है वो रोम के साथ भी स्थापित कर रहा है। यानी कि इससे पहले जितने भी रूलर बने थे ना, मौर्य भी थे, अलग अलग थे, वो अपने व्यापार को तो फैला रहे थे, पर वो कहाँ से फैला रहे थे? वो इंडिविजुअली फैला रहे थे, यहाँ से
बिहार से फैलाने की फोकस कर रहे थे, सात यहाँ से मगध से फैलाने की फोकस कर रहे थे। बट ये सातकर्णी है ना, इन्होंने महाराष्ट्र से अपने व्यापार को फैलाया और कहाँ पे, रोम के साथ में ले गई। अपने व्यापार को रोम के साथ में इन्होंने स्टार्ट किया था। अब सातकर्णी के बाद में कौन सा वंश आता है? सातकर्णी के बाद में आता है कुषाण वंश आता है। अब सातकर्णी चल भी रहा है, सातकर्णी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। सातकर्णी के साथ साथ में एक और वंश देखने को मिलता है, शुंग, कणव और सातकर्णी। मतलब मैं सातवाहन वंश के बारे में, सातकर्णी बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं सातवाहन वंश की बात कर रहा हूँ। सातवाहन, ये तीनों साथ साथ में चल रहे थे। अब एक और वंश यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन सा वंश देखने को मिलता है हमें? हमें कुषाण वंश देखने को मिलता है। हमें कुषाण वंश है वो देखने को मिलता है। अब कुषाण वंश के बारे में अगर बात करें कि इन्होंने कब तक रूल किया था, तो लिखते हैं हम कुषाण वंश। सबसे पहले इन्होंने रूल कब तक किया था? फर्स्ट सेंचुरी से, मतलब फर्स्ट शताब्दी से लेके थर्ड सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था। 1 ईस्वी से 300 ईस्वी तक इन्होंने रूल किया। फर्स्ट सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया। किन्होंने? हम बात करें कुषाणों के बारे में, कुषाणों ने रूल किया था। कुषाण का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन सा था? कनिष्क था। इसके बारे में याद रखना, यह भी महत्वपूर्ण शासक है। जैसे सातकर्णी महत्वपूर्ण है, ऐसे कनिष्क भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने कई सारे ऐसे फैसले लिए थे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुषाण वंश का जो शासक बनता है, प्रसिद्ध शासक बनता है, कौन बनता है? कनिष्क बनता है। 300 सालों तक इन्होंने रूल किया है। इसके साथ साथ में सातवाहन भी चल रहा था, शुंग भी चल रहा था, कणव भी चल रहा था, लेकिन ये प्रसिद्ध रूलर बन गया। कौन बना? कनिष्क है वो प्रसिद्ध रूलर बन गया था। अब कनिष्क है वो अपना वर्चस्व कहाँ कहाँ स्थापित करता है? जैसे कि सातवाहनों ने पश्चिम भारत पे कर लिया था, तो कनिष्क का वर्चस्व कहाँ कहाँ रहता है? कनिष्क का जो वर्चस्व रहता है वो आप ये देखो, मैप है यहाँ पे हमारा क्या है, ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये वाला भाग है, ठीक है। अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला है, ये पंजाब वाला है, ये महाराष्ट्र वाला है, ये महाराष्ट्र, ये गुजरात वगैरह वाला भाग है। तो ये यहाँ पर रूल कर रहा है। इसमें अफगानिस्तान आ गया है, इसमें पाकिस्तान आ गया है, राजस्थान आ गया है, गुजरात आ गया है, महाराष्ट्र का कुछ भाग आ गया है, मध्य प्रदेश का आ गया है, ऊपर जम्मू कश्मीर आ गया है, यूपी आ गया है। इन सारे राज्यों पर, इन सारा जो क्षेत्र है यहाँ पे फोकस करता था, यहाँ पे रूल करता था कनिष्क। तो कनिष्क है वो इतने बड़े भूभाग पर रूल कर रहा था। अफगानिस्तान पर भी इसने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान पर भी इसने कब्जा कर लिया, और ये पूरा भूभाग था, इस पर रूल था किसका था? वो था कनिष्क का रूल था। कनिष्क है ना, वो रूलर बनता है, मतलब महत्वपूर्ण इस टाइम का रूलर बन जाता है। ये ऐसी ऐसी चीजें करता है जो इस टाइम में उम्मीद लगने लग गई थी कि भाई मौर्य के बाद में, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका के बाद में कोई ऐसा किंग है जो पूरे भारत पर कब्जा कर सकता है। कनिष्क के बारे में यह भी बात कही जाती थी कि कनिष्क की वो राजा है जो मौर्य के बाद में यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े भूभाग पर अपना राज है वो स्थापित कर सकता है। तो कनिष्क है इंडिविजुअली एक महत्वपूर्ण शासक था। अगर आप कनिष्क को ऐसे टारगेट करो, कुषाण वंश के बारे में बात मत करो, ओनली कनिष्क के बारे में बात करो, तो कनिष्क एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने काफी बड़े भूभाग पर इसने कब्जा किया था, बहुत बड़े भूभाग पर इसने कब्जा किया था। किसने? कनिष्क ने। कहाँ का फैला हुआ हमने देख लिया। एक चेंजेस और भी देखने को मिलता है कनिष्क के टाइम में। हमने बात की थी सातवाहन के टाइम में हमें एक परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या परिवर्तन देखने को मिलता? राजधानी है वो शिफ्ट हो गई है, राजधानी है वो शिफ्ट हो गई है। राजधानी शिफ्ट होकर कहाँ आ गई थी? हमें महाराष्ट्र में आ गई थी, यानी कि सेंटर पॉइंट है वो महाराष्ट्र बन गया था। किसके टाइम में? सातवाहन के टाइम में। परंतु कनिष्क के टाइम में फिर से हमें चेंजेस देखने को मिलता है। क्या चेंज देखने को मिलता है? कनिष्क के टाइम में सेकेंड जो कैपिटल है वो मथुरा को बना दिया जाता है। सेंटर पॉइंट कहाँ बन जाता है? मथुरा बन जाता है। अब धीरे धीरे मथुरा है वो पाटलिपुत्र को रिप्लेस कर देता है। जो वर्चस्व पाटलिपुत्र का था, अब वो वर्चस्व मथुरा का बनने लग गया। मथुरा के चारों ओर किलेबंदी होना प्रारंभ हो गई। मथुरा के चारों ओर किलेबंदी हो गई। मथुरा एक धार्मिक क्षेत्र बन गया था। धार्मिक मतलब तीनों धर्म थे, हिंदुइज्म भी था यहाँ पर, जैनिज्म भी था, यहाँ पे बुद्धिज्म भी था। तीनों धर्मों का वर्चस्व मथुरा में देखने को मिल गया। मथुरा के चारों ओर किलेबंदी होना प्रारंभ हो गई। मथुरा है वो एक व्यापारिक मार्ग में सेंटर पॉइंट बन गया, मतलब इसके उत्तर पश्चिम में भी व्यापारी मार्ग था, इसके दक्षिणी और भी व्यापारिक मार्ग था। तो उन दोनों का एक सेंटर पॉइंट है वो मथुरा बन गया। तो मथुरा का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ गया। एक टाइम में तक्षशिला का जो वर्चस्व था, एक टाइम में पाटलिपुत्र का जो वर्चस्व था, एक टाइम में उज्जैन का जो वर्चस्व था, वो आज के टाइम में मथुरा का हमें देखने को मिला था। किसके टाइम में? कुषाणों के टाइम में, कनिष्क के टाइम में मथुरा का वो वर्चस्व बनने लग गया था। मथुरा का वर्चस्व क्यों बना? क्योंकि मथुरा एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। कनिष्क ने इसको राजधानी बनाया और बहुत सारे धर्मों का यहाँ पर सेंटर पॉइंट बन गया। बहुत सारे धर्म है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तीनों धर्मों का यहाँ पर सेंटर पॉइंट बन गया। इस वजह से मथुरा है वो महत्वपूर्ण शहर है वो बन चुका था।
ठीक है। कनिष्क के बारे में एक चीज़ और याद रखना, कनिष्क के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, जस्ट आगे कनिष्क के बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट कनिष्क के बारे में एक चीज़ याद रखना, चौथी बौद्ध संगति हुई थी ना, चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के टाइम में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो कनिष्क के टाइम में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये कश्मीर में हुई थी। बाकी 3 बौद्ध संगतियों के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, चारों बौद्ध संगतियों के बारे में देख चुके हैं। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये कश्मीर में हुई थी। और ये किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये कनिष्क के नेतृत्व में हुई थी। इसमें क्या होता है, इसमें जो कनिष्क के टाइम में एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, जैसे हमें देखने को मिलता है शुंग के टाइम में किसका वर्चस्व बढ़ता है? ब्राह्मण धर्म का। शुंग के समय में हमें ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व देखने को मिलता है। वैसे ही कनिष्क के टाइम में बुद्धिज्म का वर्चस्व देखने को मिलता है। कनिष्क के टाइम में बुद्धिज्म का वर्चस्व देखने को मिलता है। अब ये बुद्धिज्म का वर्चस्व क्यों देखने को मिलता है? बुद्धिज्म का वर्चस्व है वो हमें कनिष्क के टाइम में क्यों देखने को मिलता है? इसका कारण क्या था? कारण ये था, देखो एक मिनट ध्यान से देखना, इसका कारण क्या था कनिष्क के टाइम में बुद्धिज्म का वर्चस्व? कनिष्क है वो खुद भी बुद्धिज्म को फॉलो करता है और बुद्धिज्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। बुद्ध धर्म में यहाँ पर 2 भागों में बंट गया था। एक कौन सा था? हीनयान, दूसरा बन गया महायान। तो ये जो कनिष्क था ना, ये महायान को फॉलो करता था। कनिष्क है वो किसको फॉलो करता था? कनिष्क है वो महायान को फॉलो करता था। तो इस दौरान है वो महायान का जो विस्तार है वो चाइना तक हो जाता है। महायान का विस्तार है वो है कहाँ तक हो जाता है? महायान का विस्तार चाइना तक हो जाता है। याद रहेगा ये पॉइंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। महायान का विस्तार हमें चाइना तक देखने को मिलता है। अब हमने किसके बारे में बात कर ली है? शुंग के बारे में बात कर ली है, कणव के बारे में बात कर ली है, सातवाहन के बारे में बात कर ली है, साथ ही साथ में हमने कुषाण के बारे में बात कर ली है। ये 4 राजवंश हमारे हो चुके हैं, चारों साथ साथ में चलते थे। अब मेन पॉइंट पे आता हूँ। मेन पॉइंट पे आने का मतलब क्या है? मेन पॉइंट पे आने का मतलब है कि हम इनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में देख लेते हैं कि इस टाइम में राजनीतिक स्थिति कैसी थी। अब इसके बाद में कुछ और छोटे मोटे राजवंश आते हैं जिनके बारे में हमें याद नहीं रहेगा क्योंकि छोटे छोटे थे, उनका इतिहास उनको खुद को भी नहीं पता है। ये जो राजवंश आएगा नागवंश आएगा यहाँ पे एक साथ ही साथ में लिच्छवी वंश यहाँ पे एक आएगा। तो ये जो नाग है, लिच्छवी है, इन्होंने एक एक गांव पर या एक एक 2-2 3 शहरों पे इन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो ये इतने महत्वपूर्ण थे ही नहीं कि इनको याद रखें। इनके जो प्रजा थी ना, इनकी जो प्रजा थी उनको भी याद नहीं रहेगा, तो हम तो क्यों इनको याद करें। तो ये नाग आए थे, लिच्छवी आए थे, बट इनके बारे में कोई खास तथ्य है वो है नहीं। किताबों में इनके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं। ये जो भारत का था ना, इसे भारत का थोड़ा अंधकार युग भी कहा जाता है। इसे भारत का अंधकार युग भी कहा जाता है क्योंकि धीरे धीरे भारत है ना वो खड्डे में जा रहा है। मतलब मौर्य टाइम में स्ट्रॉन्ग था, और स्ट्रॉन्ग कहाँ पे था? ये गुप्त के टाइम में स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पे थोड़ा गड्ढा था। अब गड्ढे के टाइम में भारत की स्थिति कैसी थी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गड्ढा मतलब स्ट्रॉन्ग, ये जो गड्ढा का मतलब होता है 2 बड़े राजवंशों के बीच का, 2 वो बहुत बड़े पहाड़ है। ये एक पहाड़ है, ये पहाड़ कौन सा है? ये मौर्य पहाड़ है। ये पहाड़ कौन सा है? ये गुप्त का पहाड़ है। इन दोनों के बीच की जो खाई है ना, इन दोनों के बीच की खाई है, उसमें ये सारी चीज़ें चल रही है। तो ये बीच के खाई के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। ये मौर्य और गुप्त के बीच में जो समय पड़ता है, इस दौरान राजनीतिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में बात कर रहे हैं। 1 मिनट रुकना, पानी पी लेता हूँ। क्या बात कर रहे थे हम? इस एक खड्डा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। क्या पॉइंट होगा हमारा? हेडिंग क्या होगी? गुप्त वंश से पहले, गुप्त वंश से पहले भारत की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ये हमारा हेडिंग हो जाएगी। या फिर राजनीतिक ढांचा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? राजनीतिक ढांचा लिख सकते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये हमारी हो जाएगी हेडिंग। अब राजनीतिक अगर स्थिरता की बात करें, मतलब राजनीतिक स्थिति की बात करें या राजनीतिक ढांचे की बात करें, तो कुछ पॉइंट आप यहाँ पे नोटिस करोगे। सबसे पहला क्या है? यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। राजनीतिक अस्थिरता, स्थिरता देखने को मिलती है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो राजनीतिक विखंडन देखने को मिलता है। राजनीतिक विखंडन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता। यानी कि ये जो समय था, ये जो टाइम पीरियड था, यहाँ पर राजनीतिक रूप से बहुत बड़े लेवल पर अस्थिरता देखने को मिलती है। आज कोई और रूल कर रहा है, कल कोई और रूल कर रहा है।
फिर से एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ऐसा टाइम है भारत में जहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ना तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, ना कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। आज बीजेपी का बीजेपी का पीएम बना है, आज बीजेपी का कोई पीएम बना है, कल कांग्रेस का कोई पीएम बना है, मतलब किसी का कोई स्पष्ट मेजोरिटी नहीं है। तो ऐसा जो समय होता है उसे कहा जाता है राजनीतिक रूप से अस्थिर समय है। कोई भी सरकार है वो पूरी तरह रूल नहीं कर पा रही है, कोई भी सरकार है वो पूरी तरह से रूल नहीं कर पा रही है, अस्थिरता देखने को मिलती है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अस्थिरता का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल अस्थिरता का मतलब होता है कोई भी पार्टी है वो पूरी तरह से रूल नहीं कर पा रही है। तो सेम इसी टाइम में देखने को मिला था कि जो गुप्ता की पहले का टाइम था, यहाँ पर पूरी तरह से कोई रूल नहीं कर पा रहा था। कोई भी राजा है वो लंबे समय तक रूल नहीं कर पा रहा था, पूरे भारत पर रूल नहीं कर पा रहा था। आज कोई और बन रहा है, कल कोई आएगा उसे ठोकेगा, मारेगा और खुद राजा बन जाएगा, फिर तीसरा कोई और आएगा उसे मारेगा और खुद राजा बन जाएगा। तो ये अस्थिरता का टाइम है। गुप्ता काल से पहले का जो टाइम था वो अस्थिरता का टाइम था। इस दौरान छोटे छोटे भूभाग थे, ये पूरा भारत है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग राज्यों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटा हुआ था। यूट्यूब पे क्यों नहीं बताते ये, यूट्यूब पे स्टार्ट कर देंगे ना, यूट्यूब पर भी स्टार्ट करेंगे, जल्दी यूट्यूब पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पर भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि राजनीतिक विखंडन का दौर था। ये पूरा जो समय था ना, ये राजनीतिक विखंडन का टाइम था। इस दौरान राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती थी। छोटे छोटे भूभागों में भारत बटा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों पर राजा है वो रूल किया करते थे। कोई ऐसा किंग नहीं था जो पूरे भारत को एक केंद्र में बांध के रख सके, ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो पूरे भारत पर कंट्रोल कर सके, ऐसा चल रहा था। इसके बाद में स्थानीय और क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है। ये जो टाइम फ्रेम था, इस दौरान स्थानीय और क्षेत्रीय राजवंशों का उदय देखने को मिलता है। आप सेम टू सेम चीज़ें समझ सकते हो, मैं आपको उदाहरण देके समझा दूंगा। आज के टाइम में वो चीज़ें देखने को मिलती है। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, पीएम कौन बनते हैं, पीएम बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, पीएम किसी को बनाए, टेंशन में आ गए कि भाई पीएम बनाए किसको। तो जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, कांग्रेस में क्या दिक्कत देखने को मिलती है, जहाँ जहाँ राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी ना, वो सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वो खत्म हो गई। कांग्रेस की सरकार है वो खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि बाकी जो राज्य थे उनमें कोई लग नहीं रहा था कि भाई इनको कोई संभाल पाएगा। बाकी राज्य थे जैसे तमिलनाडु है, केरल है, उनमें ऐसा लग रहा था कि भाई को संभालने वाला राजा है नहीं, कांग्रेस अभी स्ट्रांग रही नहीं है, अब कांग्रेस के पास कोई लीडर है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बना लेते हैं। उसके बाद में इंदिरा जी आती है, इंदिरा जी अच्छे से संभालती है। वापिस आता है 1975 का दौर, इंदिरा जी आपातकाल लगा देती है, लोग नाराज हो जाते थे, पूरे अलग अलग राज्यों में किसकी सरकार बन जाती है, अलग अलग पार्टियों की सरकार बन जाती है, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाती है। तो सेंटर में जब जब केंद्र में कोई महत्वपूर्ण नेता नहीं होगा, कोई स्ट्रांग लीडर नहीं होगा, राज्य आपके हाथ से फिसलते जाएंगे। राज्य आपका तभी तक सुनेंगे जब आप खुद ताकतवर हो। व्यक्ति जब ताकतवर होगा तो उसके आसपास के या उसके नीचे वाले लोग उसके सुनेंगे, जब वो खुद कमजोर होगा तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। तो वैसा ही देखने को मिला था उस टाइम के दौरान। गुप्त वंश से पहले के दौरान, गुप्त पीरियड से पहले के टाइम में क्या भारत में देखने को मिलता था, कोई स्ट्रांग रूलर था नहीं, कोई मजबूत शासक था नहीं। तो क्या था, छोटे छोटे राजाओं का उदय हुआ, छोटे छोटे जो स्थानीय राजा थे उनका उदय था। सातवाहन थे, स्टार्टिंग में छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए। सुंग स्टार्टिंग में छोटे थे, फिर बड़े हुए। तो छोटे छोटे कर्ण स्टार्टिंग में छोटे थे, फिर बड़े हुए। नागवंश स्टार्टिंग में छोटा था, फिर बड़ा हुआ। तो छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा है। कोई ऐसा सम्राट नहीं है जो सबको कमजोर कर सके। फिर इसके बाद में एक और चिंता देखने को मिलती है। पहला हमने देखा है गुप्त वंश से पहले हमें राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। गुप्त वंश से पहले हमें राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट क्या था, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसके अलावा तीसरे पॉइंट में क्या है, तीसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, इस दौरान भारत में कोई स्ट्रांग रूलर था नहीं, कोई मजबूत शासक था नहीं जो विदेशी आक्रमणकर्ताओं को रोक पाए। विदेशों से कोई आक्रमण कर रहा है तो सामने कोई रोकने वाला था नहीं। तो अगर कोई सामने रोकने वाला है नहीं तो बहुत सारे विदेशी आक्रमण इस दौरान हमें देखने को मिल जाते हैं।
इस दौरान हमें हुण का आक्रमण देखने को मिलता है, इस दौरान हमें और भी कुषाणों का आक्रमण देखने को मिल जाता है, शकों का आक्रमण देखने को मिल जाता है। तो कई सारे आक्रमण है वो इसी समय हमें देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि कोई रेजिलियंट फोर्स नहीं था, कोई ताकतवर इंसान नहीं था जो विदेशी आक्रमणों को रोक सके, विदेशों से आने वाले आक्रांतों को रोक सके। ये हमें बाद में भी देखने को मिलता है। जब भारत में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है तब भारत में उसे रोकने वाला कोई बचता नहीं है, तो अरब के बहुत सारे जो आक्रांत थे वो भारत पे अटैक करते हैं, क्योंकि रोकने वाला कोई फोर्स बची ही नहीं है। तो वैसी स्थिति इसी समय भी हमें देखने को मिलती है। तो गुप्त वंश से पहले भारत की स्थिति कैसी थी? राजनीतिक रूप से अस्थिरता देखने को मिलती है, राज्य छोटे छोटे राज्यों का उदय हो चुका है, विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, जनता इससे अब परेशान चल रही है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज बता देता हूं, तब आपको समझ में आएगा गुप्त इतना महत्वपूर्ण था क्यों। अब यहाँ पे नगर आधारित प्रणाली बन गई है। मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे नगरों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, लोग हैं वो धीरे धीरे नगरों की ओर जा रहे हैं। कुछ शहर है वो डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि वाराणसी है, काशी भी कह सकते हो जिसको, वाराणसी यानी कि काशी है, मथुरा है, इनका वर्चस्व बढ़ रहा है, उज्जैन का वर्चस्व बढ़ रहा है। ठीक है, इन शहरों का वर्चस्व, साउथ में जाओ तो मदुरै का वर्चस्व है बढ़ रहा था। तो ऐसे ऐसे शहरों का वर्चस्व भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगता है। ऐसे शहरों का वर्चस्व बढ़ता है तो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो भी अलग से रूल करना चाहते हैं, वो भी एक सिस्टमेटिक गवर्नमेंट देखना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म या फिर कह सकते हो बुद्धिज्म और ब्राह्मणवाद के बीच में, बुद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच में यहाँ पर तनाव देखने को मिल जाता है। बुद्धिज्म चाहता है कि मैं प्रसार हो जाऊं, मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं बढ़ूं आगे आगे, और हिंदुइज्म चाहता है कि हमारा प्रमोशन हो जाए। दोनों के बीच में होड़ लग जाती है। यहाँ तक सब शांति से चल रहा था, मौर्य के दौरान तब सब शांति से चल रहा था। जैसे मौर्य एंड हुए, यहाँ पर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में झगड़ने लगे हैं कि आगे किसको बढ़ाया जाए। दोनों को लेके दोनों संरक्षण में आना चाहते थे। बुद्धिज्म चाह रहे थे कि जो भी राजा है वो रूल करे वो हमारे पक्ष में हो, हिंदुइज्म चाहते जो राजा रूल करे वो हमारे पक्ष में हो। दोनों धर्म है वो सत्ता पाना चाहते थे। ऐसी चीज़ें हमें देखने को आज भी मिल जाती है। हिंदू मुस्लिम के बीच में ये चीज़ें हमें आज भी देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें वहाँ पर भी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि सुंग है, कणव है, इन्होंने ब्राह्मण को बढ़ावा दिया, कुषाण है, सातवाहन है, इन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया। तो ये टेंशन है वो हमें उस टाइम में भी देखने को मिल जाती है। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही थी, बुद्धिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैनिज्म की प्रॉब्लम, हिंदुइज्म की, ये सारी जो देखने को मिल रही है। इसके अलावा सामंत का उदय हो गया, सामंतवाद का उदय हो गया। सामंतवाद के उदय से क्या मतलब है? सामंतवाद का उदय का मतलब है कि एक भाई राजा है, ये जैसे किंग बैठा है। अब किंग हर जगह खुद तो काम नहीं करेगा, तो ये क्या छोटे छोटे सामंत बना देगा और सामंतों को बोलेगा आप ये छोटी छोटी जगह इन पे रूल करो। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी है और वो बोल देता है स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर उनको बोलता है कि आप भाई मेरे सामंत हो, आप अलग अलग राज्यों को जाके संभालो। तो राजा है वो छोटे छोटे सामंतों को बोलता है कि आप वहाँ पे जाके रूल करो, वो काम करो। तो सामंतों का वर्चस्व है वो बढ़ने लगा, क्योंकि सामंत है वो अपनी खुद की सेना रखने लग गए थे, अपना खुद का इनका इकोनॉमी था। तो सामंतों का वर्चस्व भी यहाँ पर बढ़ने लगता है। और जैसे सामंतों का वर्चस्व बढ़ेगा वैसे वैसे किंग है वो कमजोर होता जाएगा, यानी कि राजा है वो कमजोर होता जाएगा। जितने सामंत मजबूत होंगे राजा इतना है वो कमजोर होगा। यहां पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? आगे बढ़े। ठीक है, तो ये तो नॉर्थ इंडिया की स्थिति थी। इस दौरान साउथ इंडिया की क्या स्थिति थी? इस दौरान दक्षिण भारत की क्या स्थिति थी? सातवाहन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सातवाहन का वर्चस्व हमें कहाँ देखने को मिलता है? सातवाहन का वर्चस्व हमें दक्षिण भारत में भी देखने को मिल जाता है। इस समय हमें सातवाहन का वर्चस्व देखने को मिलता है। सातवाहन का वर्चस्व हमें कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिण भारत में भी हमें सातवाहन का वर्चस्व हमें देखने को मिल जाता है। कब की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं गुप्ता से पहले की। और दक्षिण भारत का वर्चस्व हमें, सातवाहन का वर्चस्व हमें उत्तर भारत में भी देखने को मिलता है, हमें दक्षिण भारत में भी सातवाहन का वर्चस्व देखने को मिल जाता है। ठीक है, सातवाहन कहाँ का रूल कर रहा था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर ये रूल कर रहा था और 1st से 3rd सेंचुरी तक रूल कर रहा था। ये गोमती पुत्र सातकर्णी इनके महत्वपूर्ण शासक थे। ये सातवाहन के बारे में इंफॉर्मेशन आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद में चोर, चेल, पांडे, चेर, चोल और पांडे के बारे में भी हमने बात की थी। फिर से बता देता हूँ, 3 किंग थे यहाँ पे, मतलब 3 वंश थे। चेर था, चोल था और पांडे था।
आप है ना कन्फ्यूज मत हो ना, मैं आपको एक अच्छे से बता देता हूँ। ये जो चोल वंश है ना, ये बाद में भी देखने को मिलेगा। चोल वंश है वो हमें कुछ समय बाद में भी, ये अभी तो मौर्य टाइम की बात हो रही है, इससे बाद में भी चोल वंश वापस देखने को मिल जाएगा। तो कन्फ्यूज मत हो ना कि भाई चोल वंश से 2 बार कैसे आ रहा है। एक यहाँ पे था, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फिर एक बंदा आता है चोल वंश को वापस पुनर्द्वार कर देता है, मतलब पुनरुद्धार कर देता है, मजबूत कर देता है। तो चोल वंश हमें 2 बार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे साउथ में चोर चेर पांडे चल रहे थे जी। यहाँ पे साउथ में क्या चल रहा था, सातवाहन चल रहा था, और चेर चोल पांडे ये तीनों भी रूल कर रहे थे। ठीक है, सातवाहन के बारे में याद रहेगा, चोर चेर पांडे के बारे में याद रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। साउथ का भी ये लिंक कर दिया है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं, आ जाते हैं गुप्त पर, कि गुप्त से मतलब जब गुप्त है वो शासन करने आए थे, इससे पहले कुछ विदेशी है वो भारत पर अटैक कर देते हैं। तो कौन कौन से विदेशी है वो भारत पर अटैक करते हैं? जब गुप्त है वो रूल करने आए थे, उससे पहले कुछ विदेशी भारत पर अटैक करते हैं। तो कौन कौन से विदेशी रूलर थे जो भारत पे अटैक करते हैं? किन किन वंशों के द्वारा भारत पे अटैक किया गया था? तो सबसे पहला जो वंश था जो भारत पर अटैक करता है, देखो सिकंदर का आप सबको पता है, सिकंदर अटैक करता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। ये तो सब आपको पता है कि पहला विदेशी आक्रमण किसका था? सिकंदर का था। कब के टाइम में होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हो जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य पे अटैक नहीं करता है, ये किस पे अटैक करता है? ये कश्मीर पे अटैक करके चला जाता है। कश्मीर पर झेलम नदी होती है, झेलम नदी के किनारे कश्मीर पे अटैक करता है और वहाँ से ये वापस चला जाता है। इसका विरोध कौन करता है? पोरस नाम का एक राजा होता है, पोरस, वो इसका विरोध करता है। और ना ये दोनों इक्वल रहते हैं, ऑलमोस्ट ये दोनों इक्वल रहते हैं। ना पोरस सिकंदर को हरा पाता है, ना सिकंदर है वो पोरस को हरा पाता है। तो यहाँ पे ये युद्ध है वो टाई हो जाता है। थोड़ा बहुत सिकंदर हावी होता है बट ऑलमोस्ट टाई मान लेते हैं। इसके बाद में सिकंदर वापस चला जाता है और बीच में सिकंदर मर जाता है। तो सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस। सेल्यूकस है वो चंद्रगुप्त मौर्य पर अटैक कर देता है और चंद्रगुप्त मौर्य इसकी ऐसी तैसी कर देता है, इसको हरा देता है। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है और इसकी बेटी से शादी कर लेता है। इसकी बेटी का नाम हेलेना कुछ था, उससे शादी कर लेता चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये तो पहला अटैक हो गया था। इसके बाद में आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह एंड हो गया है, मौर्य काल है वो एंड हो चुका है। अशोक के टाइम में किसकी औकात थी नहीं कि इसको छोड़े। अशोक के टाइम में किसी भी विदेशी आक्रांता की इतनी हिम्मत नहीं थी, कोई भी विदेशी इतना पावरफुल नहीं था कि वो जाके अशोक को छेड़े। अशोक को अगर छुओगे ना तो जल जाओगे, इतना मजबूत शासक था अशोक, इतना स्ट्रांग था। अगर आप उसे छुओगे भी ना तो वो जला के रख देगा। हालांकि वो अहिंसा को फॉलो करता था, लेकिन सारे जो इसके आस पड़ोसी थे उनको पता था कि अशोक को छेड़ेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। बाद में अशोक की मृत्यु हो जाती है, ये सारे कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनको पता है अब हमें कोई रोकने वाला है नहीं, सारे के सारे कमज़ोर हो चुके हैं, भारत में अस्थिरता आ चुकी है। तो अटैक करते हैं सबसे पहले यवन। कौन अटैक करते हैं? यवन अटैक करते हैं। यवन अटैक करते हैं जिसे हम यूनानी भी कहते हैं, यवन या यूनानी, ये अटैक करते हैं। ये कब अटैक करते हैं? मौर्य के जस्ट बाद में मान लो, जिसे हम इंडो ग्रीक भी कहते हैं, इंग्लिश में इंडो ग्रीक। फिर से लिख देता हूं, इंडो ग्रीक कह सकते हो या इसे यवन कह सकते हो या इसे यूनानी कह सकते हो। ये अटैक करते हैं। कब अटैक करते हैं? ये मान लो 200 BC के आसपास अटैक करते हैं। मौर्य का एम्पायर है वो चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, मतलब मौर्य मेन जो शासक थे वो तो एंड हो चुका है, ठीक ठाक हद तक यहाँ पे चल रहा है मौर्य चालक। इस दौरान ये जो यवन है वो यूनानी है, वो यहाँ पे अटैक करते हैं। कहाँ से आए थे ये यवन? ये जो यवन थे ये कहाँ से आए थे? मैं फिर से लिखता हूँ अच्छे से। इस दौरान अटैक करता है यवन, जिसे हम इंडो ग्रीक कहते हैं। कब अटैक करते हैं? 200 BCE के आसपास अटैक करते हैं। एग्जैक्ट सन याद मत रखना, बट आप ये याद रखना कि मौर्य के आसपास में ये अटैक कर देते हैं। ठीक है, कहाँ से आए थे ये आए थे बैक्टीरिया से, ग्रीस वगैरह से आए थे। ये अलग वर्ड लिख देता हूँ, ग्रीस वगैरह है ना, वहाँ से ये आए थे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ पे? ग्रीस वगैरह के आसपास से ये आए थे भारत पे अटैक करने के लिए। ये सेंट्रल भारत में, सेंट्रल एशिया में है, सेंट्रल एशिया में जो ये है ना अपना मंगोलिया के बाद में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, यहाँ से ऊपर से यहाँ कहीं से आए थे। ठीक है, तो यहाँ से ये अटैक कर देते। कहाँ पे अटैक करते थे? भारत पे अटैक कर देते हैं। प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रसिद्ध शासक था इनका मेंडर। मेंडर भी कह सकते हो इन्हें, मियांडर भी कह सकते हो। प्रसिद्ध ये इसका शासक था, मियांडर है वो प्रसिद्ध शासक था। अब ये जो मियांडर है ना, इसकी भी एक स्टोरी चलती है। ये जो मेंडर है या ये मियांडर है, इसकी एक स्टोरी चलती है। स्टोरी क्या चलती है कि ये बौद्ध धर्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है,
और जिसे हम मिलिंद पन्हो कहते हैं ना, मिलिंद पन्हो, वो इस मियांडर को ही कहा जाता है, जिसे आप मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हो, जो बहुत बड़ा वो कलाकार बना था, वो कला का वर्णन करता है, ठीक है। वो मिलिंद पन्हो है, वो कौन था? वो मियांडर ही था। ये एक यवन था, यूनानी था, इंडो ग्रीक शासक था। कहाँ से आया था? बैक्टीरिया से आया था, यानी कि सेंट्रल एशिया से आया था, और ये भारत पे अटैक करता है। और यही जो मियांडर है वो भारत में आके बौद्ध धर्म को अपना लेता है, बुद्धिज्म को अपना लेता है, और बुद्धिज्म के प्रभाव में आने के कारण हिंसा को छोड़ देता है, अहिंसक बन जाता है, और अपना खुद का नाम है वो मिलिंद पन्हो रख लेता है। तो भारत में आने के बाद में मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी की मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर अलग अलग वंश द्वारा या अलग अलग रूलर के द्वारा या अलग अलग विदेशी आए थे, उन्होंने अटैक किया है, और सबने कोशिश की कि भारत की संस्कृति परिवर्तित हो जाए, पर आज दिन तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया है कि कोई भी भारत की संस्कृति को परिवर्तित नहीं कर पाया है? कोई भी भारत की संस्कृति को परिवर्तित करने में सक्षम क्यों नहीं हो पाया है? तो इसका कारण यही है कि भारत पर जिसने अटैक किया था वो भारत में बसने के इरादे से आए थे। जैसे कि पहले यूनानी है, यवन वगैरह, इन्होंने अटैक किया था। बाद में आप मुगल के टाइम में भी देख लो, जिसने भारत पे अटैक किया वो भारत में बसने के लिए आए थे। उनका उद्देश्य था कि वहाँ पे जाएंगे, भारत में रहेंगे, उस पर कब्जा करेंगे, मौज करेंगे। किंतु अंग्रेजों ने भारत पे अटैक किया, भारत की पूरी संस्कृति को वो परिवर्तित करके रख देते हैं। एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश, तरीका इंग्लिश, सब कुछ बदल के रख देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेज है वो भारत में बसने के लिए नहीं आए थे, भारत की संस्कृति को सीखने नहीं आए थे, अपनी संस्कृति का प्रभाव छोड़ने के लिए आए थे। बाकी जितने भी अटैक थे वो अपनी संस्कृति का प्रभाव छोड़ने नहीं आए थे, या तो वो आए थे लूटने के लिए, भाई लूटो करो मौज करो, या फिर वो आए थे भारत पर रूल करने के लिए। इसलिए वो भारत की संस्कृति को प्रभावित नहीं कर पाए, भारतीयों को अपने कल्चर में नहीं ढाल पाए, खुद को ही। जैसे कि ये मुगल वगैरह आए थे ना, इनका वहाँ पे कल्चर अलग था, लेकिन यहाँ पे उनका तरीका देख सकते हो भारतीय जैसा ही हो गया था। तो यवन वगैरह ये वहाँ से अलग सोच के आए थे, भारत में आके ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि ये लोग बाहर से आते हैं और खुद को ही भारत जैसा ढाल देते हैं। परंतु ये जो अंग्रेज आए थे ना, ये ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये रूल करने नहीं आए थे, ये मतलब यहाँ पे बसने नहीं आए थे, ये भारतीयों की संस्कृति को परिवर्तित करने आए थे। तो इस टॉपिक को भी थोड़ा बहुत देख लेना इस एंगल से भी, ठीक है। यवन आते हैं, यवन में मियांडर है जो कि मिलिंद पन्हो बनता है, ये भारत के पंजाब वगैरह पर रूल करता है, ठीक है। कहाँ पर रूल करता है? पंजाब वगैरह पर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है शक, जिसे हम सकाज भी कहते हैं, या जिसे हम सीथियन भी कहते हैं। एक वर्ड आता है सीथियंस। पहले कौन सा आया था? यवन, जिसे इंडो ग्रीक कहते हैं। इंडो ग्रीक के बाद में नेक्स्ट आते हैं सीथियंस कहते हैं, जिनको सकाज भी कहते हैं या शक भी कहते हैं। ये शक इनके बाद में आए थे, 100 BCE के आसपास आए थे। एग्जैक्ट टाइमलाइन भले मत याद रखना, बस ऐसे मान लगना कि अब मौर्य खत्म हो चुका है, शुंग कणव के वंश के आसपास ही आ रहे हैं। तो कौन आ रहे हैं? शक आ रहे हैं। अब ये शक कहाँ से आए थे? शक का नाम क्या था? सीथियन। तो ये आते हैं ईरान के आसपास से। कहाँ से आते हैं? ईरान के आसपास से। मैं अलग से एक डायरी बना लेता हूँ, डायरी मतलब एक नोटबुक बना लेता हूँ। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे यवन आए थे। यवन, जिसे हम इंडो ग्रीक भी कहते हैं। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। प्रसिद्ध शासक कौन था? मेंडर था, या मियांडर था, या मिलिंद पन्हो था, ये प्रसिद्ध शासक थे। दूसरे कौन थे? शक थे, ये थोड़े पहले आए थे, ठीक है, ये पहले आए। उसके बाद में कौन आते? शक आते हैं। शक कब आए थे? 100 BCE के पास में आते हैं, ठीक है। कहाँ से आए थे? ये ईरान से आए थे। शक कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, ठीक है। ईरान पे भारत में आते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? तो बात तो क्या करते हैं, भारत पे रूल करना ही चाहते हैं। प्रसिद्ध शासक कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन है वो प्रसिद्ध शासक था इसका। रुद्रदामन ने एक झील भी बनाई थी, जूनागढ़ अभिलेख है, उससे पता चलाता है कि इसने रुद्रदामन ने एक झील भी बनाई थी, जिसे सुदर्शन झील कहा जाता है। रुद्रदामन ने एक झील बनाई थी जिसका नाम है सुदर्शन झील, इसका निर्माण है वो रुद्रदामन ने करा था। तो ये शक है ना, ये भी भारत की जो परंपरा थी उसमें घुल जाते हैं। इसी घुलने के कारण ये अपना नाम भी रुद्रदामन रखता है। इसके नाम में भी परिवर्तन हमें देखने को मिल जाता है। तो पहले आई यवन, जिसे हम इंडो ग्रीक कहते हैं। उसके बाद में शक, जिसे हम सीथियन कहते हैं। सीथियन का प्रसिद्ध शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन ने जूनागढ़ लेक का निर्माण करवाया था, जूनागढ़ लेक का निर्माण करवाया था। इस चीज़ को याद रखना, भूलना मत प्लीज़। लिंक कनेक्ट करने की कोशिश करना, डेटा को समझने की कोशिश करना कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। याद रहेगा ना, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में भी याद रखना। अब इनके बाद में आते हैं पार्थियन।
सीथियन के बाद कौन आते हैं? पार्थियन आते हैं। सीथियन के बाद आते हैं पार्थियन आते हैं। याद रहेगा, पार्थियन पहले आते हैं यवन, यवन के बाद में शक, शक के बाद में आते हैं पार्थियन। अब पार्थियन ये कहाँ से आए थे? ये भी ईरान से आए थे। ये एक्चुअल ईरान से आए थे। ये ईरान से मतलब ये आसपास के रीजन से आए थे। ईरान मान लो, अफगानिस्तान मान लो, तुर्कमेनिस्तान, ये आसपास से यहाँ कहीं से आए थे। बट ये जो पार्थियन थे ना, ये प्रॉपरली ईरान से ही आए थे। ये कहाँ से आए थे? ये ईरान से ही आए थे। प्रमुख इनका जो शासक था वो होता कौन? गोंडोफर्नेस। गोंडोफर्नेस ऐसे लिखा जाएगा। गोंडोफर्नेस इनका प्रमुख शासक था। किसका प्रमुख शासन था? पार्थियन का प्रमुख शासन था गोंडोफर्नेस। ईरानी परंपरा को मानते थे। सेंट थॉमस थे, वो भारत आए थे। ठीक है जी, तो ये हो गया पार्थियन के बाद में। पार्थियन के बाद में नेक्स्ट जो शासक आते हैं, नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं कुषाण। तो क्या कुषाण भी बाहर से आए थे? जी हाँ, कुषाण भी बाहर से ही आए थे। कुषाण कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे। ये भी मध्य एशिया से आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? तो ये भी मध्य एशिया से आते हैं। प्रमुख शासक कौन थे? कुषाण के प्रमुख शासक कौन थे? तो कुषाण का प्रमुख शासक था कनिष्क। कुषाण का प्रमुख शासक था वो कौन था? कनिष्क था। कुषाण का फेवरेट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शासक कौन था? तो वो कनिष्क था। कुछ और भी शासक थे, जैसे कि कुजुल कंफियडिस था, वीमा कंफियडिस था। इसका नाम याद नहीं रखोगे, कनिष्क का नाम है वो याद रखना। रूल कहाँ करते थे? ये गंधार है, पंजाब है, मथुरा है, यहाँ पर इसका रूल हुआ करता था। किसका? किसका था? कुषाण का। कुषाण का यहाँ पे रूल हुआ करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हुण। कुषाणों के बाद में नेक्स्ट आते कौन से? हुण। हुण तेनु की करना है, बता, हुण तेनु की करना है। तो हुण आते हैं। हुण जो आते हैं ना, हुण 4th सेंचुरी में आते हैं, मतलब बहुत बाद में आते हैं, गुप्ता से जस्ट पहले आते हैं। हुण आते हैं, ये गुप्त मतलब स्टार्टिंग में जो गुप्त फेस होता है उसमें आते हैं। समुद्रगुप्त वाला टाइम नहीं, उससे जो पहले का फेस होता है उस दौरान आते हैं हुण। तो हुण कहाँ से आते हैं? हुण भी मध्य एशिया से आते हैं। कहाँ से आते हैं हुण? मध्य एशिया से आते हैं। प्रमुख शासक कौन था? इसका नाम था तोरण। प्रमुख जो शासक था इसका नाम था तोरण। ये प्रमुख शासक यहाँ पर हुआ करता था। तो ये हुण के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखना। ओके जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। चैप्टर कब खत्म होगा? बहुत टाइम लगेगा, अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर पड़ा है, अभी तो टाइम लगेगा। ठीक है, अब एक बार गुप्त के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे वाला कल देख लेंगे, है ना। अगर ज़्यादा बोर हो रहे हो तो नेक्स्ट वाला कल देख लेंगे। बताओ आप, देखो क्या करना है आपके अकॉर्डिंग है। आप बताओगे अभी लेना तो अभी कर लेंगे, आप बताओगे कल लेना कल ले लेंगे, अकॉर्डिंग टू यू। देखो, गुप्त वंश से पहले की क्या स्थिति थी उसके बारे में हमने बात की है। गुप्त वंश से पहले की क्या स्थिति थी इसके बारे में हमने बात की है। हमने कुछ राजवंशों के बारे में बात की, जिसमें शुंग वंश के बारे में बात की, कणव वंश के बारे में बात की है, कुषाण वंश के बारे में बात की, सातवाहन वंश के बारे में बात की, विदेशी आक्रमणों के बारे में बात की, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था इसके बारे में बात की है। तो गुप्त वंश की एक पृष्ठभूमि हमने तैयार कर ली है। कोई मूवी रिलीज होने वाली है, मूवी में आपको है ना फाइनल जो क्लाइमेक्स देखना है ना, तो क्लाइमेक्स से पहले आपको स्टोरी सेट करनी होती है ताकि आपको मूवी पूरी समझ में आ सके, क्लाइमेक्स समझ में आ सके। तो क्लाइमेक्स से पहले पूरा आपको एक बैकग्राउंड सेट करके दे दिया, भाई गुप्त वंश है वो इतना महत्वपूर्ण था क्यों? क्योंकि गुप्त वंश पे मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि इससे पहले भी बहुत रूलर आए हैं और गुप्त के बाद में भी बहुत रूलर आए हैं, या बहुत सारी डायनेस्टी देखने को मिली है, परंतु जो गुप्त का वर्चस्व था वो इतना क्यों था। तो अगर आपको गुप्त के बारे में ये सारी बातें लिखनी है तो उसमें ये लिखना जरूरी है कि गुप्त इतना महत्वपूर्ण क्यों था। क्योंकि गुप्त से पहले जितने भी रूलर आए थे या किंग आए थे या डायनेस्टी आई थी, उस दौरान क्या हो रहा था? मौर्य आया था, तो मौर्य से पहले है वो महाजनपद का काल था, उसमें बुद्धिज्म जैनिज्म का वर्चस्व अच्छा खासा देखने को मिलता था। तो वहाँ पर ऐसा नहीं था कि कोई लोग समझ भी नहीं रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, विदेशियों के आक्रमण हो रहे, ऐसा कुछ नहीं था। एक सिंपल सा रूल था, उसके थ्रू वो रूल चल रहा था। परंतु जैसे गुप्त वंश स्टार्ट हुआ था उससे पहले की आप खाई देखोगे ना, बहुत बड़ी खाई थी। उस खाई को भरने का काम है वो गुप्त वंश ने किया था, पूरी स्थिति चेंज कर दी थी। विदेशों से जो आक्रमण हो रहे थे उसको रोक दिया था इसने, अपने ट्रेड को बहुत बड़े लेवल पे लेके गई थी। इस वजह से गुप्त वंश है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम कल जब गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे कि गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी, इसमें कौन कौन से रूलर थे, स्थापना किसने की थी,
ठीक है, सारे सन देखेंगे, डेट देखेंगे, राजधानी कहाँ थी, उपलब्धियाँ क्या थी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में गुप्त वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक थे, जैसे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट है, समुद्रगुप्त है, इन सब के बारे में देखेंगे। इन सब के बारे में डिटेल में बात करने के बाद में फिर देखेंगे कि हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। उसके बारे में बात करने के बाद में हम समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि समुद्रगुप्त है वो महत्वपूर्ण शासक था, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कहाँ रूल किया था, कैसे रूल किया था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, आर्मी किस तरीके से काम करती थी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे, समुद्रगुप्त हो जाएगा, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन हो जाएगी, गुप्त वंश की पूरी इकोनॉमिक कंडीशन हो जाएगी, आर्मी की कंडीशन हो जाएगी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात हो जाएगी। फिर गुप्त वंश के डिक्लाइन के बारे में बात करेंगे कि भाई गुप्त वंश है वो खत्म कैसे हुआ। ये खत्म होने के बाद में फिर हम बात करेंगे गुप्त वंश की, जैसे सबसे ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्ट होते हैं कला, गुप्त वंश के दौरान जो कला कहाँ पे फेमस थी, इसके बारे में कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, वो उसके बारे में बात करेंगे। वो खत्म होने के बाद में फिर हम बात करेंगे कौन से विदेशी भारत में आए थे, मतलब जो विदेशी यात्री थे, जो फॉरेन ट्रैवलर थे, वो भारत में आते हैं और भारतीयों के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा ट्रैवलर है वो कब आया था भारत में, कौन सा जो यात्री है वो कब भारत में आया था, उसने किसके बारे में बताया था, वो किसके दरबार में आया था, कितने टाइम रहा था, कौन सी बुक लिखी थी, किस में क्या जानकारी दी थी। इस पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। ये जो फॉरेन ट्रैवलर होते हैं ये कन्फ्यूज भी बहुत करते हैं, तो इसके बारे में बात कर लेंगे। भाई फॉरेन ट्रैवलर कौन कौन आया था, कैसे आया था, कब आया था, सब कुछ बात कर लेंगे। ये सारी चीज़ें खत्म करने के बाद में ये जो पूरा टॉपिक है उसको हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष मतलब एक मिलान कर लेंगे, भाई ये यहाँ पे ये चल रहा था, यहाँ पे ये चल रहा था, ये सारी चीज़ें मिलान करेंगे, तब जाके हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हमारे एनसीईआरटी वाले को। ये एनसीईआरटी के 6ठी क्लास का लास्ट चैप्टर है, 6ठी क्लास का ये लास्ट चैप्टर है। ये खत्म करते ही हम 7th क्लास की एनसीईआरटी है वो स्टार्ट कर देंगे। ये खत्म करते ही हम 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे। ज्योग्राफी की हमारी 8वीं क्लास की चल रही है एनसीईआरटी, हिस्ट्री की कौन सी चल रही है, तो हिस्ट्री की हमारी 6ठी क्लास की एंड हो जाएगी, 7वीं क्लास की स्टार्ट हो जाएगी। पॉलिटी की एनसीईआरटी क्यों डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज कि उसमें टाइम इतना नहीं लगेगा, 10 से 15 दिन ढंग से दे दिया तो वो खत्म हो जाएगी। हर चैप्टर से एक एक दो दो चीज़ें काम किए वो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, आज क्लास खत्म करते हैं, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।